प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सारे प्यारे बच्चों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज की क्लास हम लोग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आज यानी तीसरा चैप्टर या आप लोग कहिए या खंड गौ कहिए, या खंड गौ कहिए, और नहीं तो एनसीईआरटी में आप खंड गौ कहिए, और या नहीं तो दूसरा राइटर को तो हम 3 चैप्टर कह सकते हैं। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव प्राणी संसाधन। यह भी हम लोग वन शॉट में लाएंगे, लेकिन वन शॉट कहने का मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। वैसा वन शॉट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारा क्वेश्चन इसमें रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग पढ़ने आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और कहते हैं सपना वो नहीं जो हम सोने समय देखते हैं, यानी सोते समय देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देती है। अगर सपना आपको है कि हम बिहार टॉपर बनेंगे तो आज से आपका नींद गायब हो जाए, तब होता है सपना। देरी ना करते हुए आपका आए हैं चैप्टर पर, जिसका क्या नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। देखिए हम आप लोग वन से बहुत ही भली भांति, देखिए एक वन का फिगर लगाए हुए हैं। देखिए जंगल झाड़ी, यहाँ जंगल दिख रहा है ना, इसी को वन कहते हैं। तो वन कहने का परिभाषा क्या लिखेंगे? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित तो सजे होते हैं। देखिए पेड़ पौधा एवं झाड़ी द्वारा क्या है, यह आच्छादित है एवं सजा हुआ है, उसे हम वन कहते हैं। इतना बात आप लोग याद रखेंगे और आप जानते हैं वन का परिभाषा। अब वन्य जीव किसे कहते हैं? वन्य जीव जो वन में रहता है, और उसी को संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या है? संसाधन की परिभाषा हम आपको कई बार बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग के याद हो, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, उसके बाद देखें तो और भी मजा आएगा। नहीं भी देखें तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पिछला वीडियो देख लें और संसाधन का परिभाषा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आगे चलते हैं। हम लोग कहते हैं वन 2 प्रकार के होते हैं। वन कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक प्राकृतिक वन जो अपने आप हो जाता है, हुआ है, जो वन स्वतः अपने आप विकसित होता है उसे हम प्राकृतिक, जो भगवान के द्वारा कहिए या अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाता है जंगल झाड़, उसे हम तो प्राकृतिक वन कहते हैं। और मानव द्वारा निर्मित वे वन जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे मानव निर्मित वन कहते हैं या वानिकी कहते हैं। मानव निर्मित वन को क्या हम कहते हैं? वानिकी कहते हैं। याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? वानिकी भी है, याद रखेंगे। समझ गए? तो वन 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक जो अपने हो जाता है, एक मानव जो द्वारा जो विकसित किया जाता है उसे मानव निर्मित वन। बहुत आसान है। आगे आइए, वन एवं वन्य जीवों का महत्व। अब हम पहले देखेंगे वन का क्या महत्व है, उसके बाद वन्य जीव का महत्व देखेंगे। देखिए वन्य जीव ये है, वन में जीव ये है, तो पहले वन का महत्व हम लोग देख लेते हैं। बहुत सुंदर से आप लोग जानते हैं वन एक प्राकृतिक संपदा है। वन क्या है? एक प्राकृतिक संपदा, प्रकृति के द्वारा दिया गया बहुत सुंदर तोहफा है, जिससे हमें अपने मानव सभ्यता का महान विकास किया, जिससे वन के रहने से ही आज मानव सभ्यता का विकास हुआ है। आज भी 21वीं शताब्दी में न केवल हम वन हमारी मूलभूत आवश्यकता को उसमें सहायक है, बल्कि पर्यावरण के संतुलन करने एवं वर्षा कराने में अति आवश्यक साधन है। यदि वन नहीं रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वर्षा भी नहीं होगा। आज भी 21वीं सदी अभी चल रहा है ना, आज भी वन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे प्राचीन काल से मानव विकास में महान योगदान दिया है। समझ गए क्यों महान योगदान है? अब तुम वन नहीं रहेगा तो वाष्पोत्सर्जित नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जित नहीं होगा तो समय से वर्षा नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जित होगा तभी न बादल बनेगा। भैया वन का जो पत्ती में जो है भोजन में वो जाइलम फ्लोएम आपको पढ़ाए थे बायोलॉजी में। जाइलम का काम होता है जल को नीचे से ऊपर पहुंचाना पूरे वृक्ष में। तो वह वृक्ष में पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होते रहता है, जिसका क्या होता है? बादल में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद वही आपको वर्षा होता है। चल वन रहेगा तभी वर्षा होगा।
तभी आपका पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, तभी आपका ऑक्सीजन मिलते रहेगा। वन से हमको ऑक्सीजन मिलता है जब वह भोजन बनाता है तब। यह सारी बात आप लोग जान रहे हैं और बढ़िया से पढ़ लेंगे और नोट बनाते रहेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन परीक्षा में बन जाएगा, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं। अब वन जीव, देखिए वन का महत्व आप समझ लीजिए। वन का महत्व तो आप यह भी लिख सकते हैं, वन हमारे, देखिए आपको हम यह इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बताएं, वन का महत्व की यदि बात करें तो वन की यदि महत्व की बात करें तो आप वन के महत्व में हम आप इतना चीज लिख सकते हैं, छोड़िए यह नहीं समझे हम आपको बताते हैं। आप लिख सकते हैं वन एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे प्राचीन काल से यानी हमारे पूर्वजों से अभी तक हम मानव जाति के विकास में बहुत बड़ा सहायक हुआ है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के साथ साथ वर्षा कराने में भी उसे अति आवश्यक साधन माना जाता है। इतना बात लिख दीजिए, काफी है। आगे आएंगे वन जीव में का क्या महत्व है। अब कहिएगा सर जी वन में यह जीव है इसका क्या महत्व है। भैया महत्व बहुत है, उसी से हम लोग कृषि का, आप कुछ दिन पहले आप जानते थे कि हल चलता होगा, टेम्पू चलता होगा, टेम्पू चलता हो, टेम्पू नहीं समझिए घोड़ा गाड़ी को क्या कहते हैं, टमटम जिसको कहते हैं, टमटम चलता होगा। यह सब ये वन्य जीव ही है। गाय से आप दूध प्राप्त करते हैं तो देखिए यह सब वन्य जीव है। तो वन में जीव यानी जो भी प्राणी है, पशु है, उससे हमको लाभ होता है ना कि हानि होती है। उसका महत्व हम बता सकते हैं सृष्टि के आरंभ से, मतलब यह दुनिया जो सृष्टि मतलब यह संसार, संसार के शुरू से, संसार जब भी यह आरंभ हुआ है, शुरुआत से वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाली साधन है। वन प्राणी का क्या है, प्रतिस्थापित होने वाला एक साधन है। वन जीव में ने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम जैसे परिवहन, कृषि, पशुपालन आदि के साथ साथ पहले चरण से ही अब तक निभाया है। पहले से ही, पहले चरण छोड़ दीजिए नहीं तो पहले से ही अब तक निभाया है। अब वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है एवं वन प्राणी मानव जीवन का हम सफर है। देखिए मानव जीवन का हम सफर इसलिए कहा गया है, वन जो है न हमारे परिवहन का, जैसे टमटम हम हो गया परिवहन के, कृषि काज बैल हो गया, पशुपालन जैसे हम कहते हैं गैया भैंसिया को रखते हैं तो उससे दूध होता है, पशुपालन होता है। तो मनुष्य का बहुत ही सहायक वन्य जीव है, मनुष्य के जीवन में बहुत ही सहायता प्रदान करता है वन्य जीव। समझ गए। तो अब हम समझेंगे वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के प्रकार। वृक्ष जैसे कि घना के आधार पर, सटा सटा घना है तो उसके आधार पर, जैसे बहुत सा वृक्ष मान लीजिए यहाँ 4 है तो इसमें आदमी भी नहीं घुसेगा तो इसको अत्यंत सघन वन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सघन वन कहेंगे। तो वन का 5 प्रकार है। तो अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन और क्या है आर्या एवं अन्य वन और मैंग्रोव यानी तटीय वन। यह सब वन के बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, भारत में इसका विस्तार वन का आप 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। समझिए। तो आप इस सघन वन, अत्यंत सघन वन मतलब होता है, इसमें ऐसा भी आप लगते हैं जो वन अत्यंत डेंसिटी यानी घनाकार हो उसे हम अत्यंत सघन वन कहेंगे। या कहते हैं उससे अत्यंत सघन वन से जो कम घनाकार हो उसे सघन वन कहेंगे। समझिए, इतना परिभाषा आप दे सकते हैं। लेकिन आपको यह फैक्ट याद रखना होगा, भारत में इस प्रकार के वन मतलब अत्यंत सघन वन का विस्तार जो है 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% मतलब कुल भौगोलिक, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ये लगभग 1.5% से ज्यादा है, 2% से कम है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य में इस वन में आते हैं, इस प्रकार के वन आते हैं, मिलते हैं। मतलब असम छोड़ दीजिए और सिक्किम एक छोड़ दीजिए, तो यह दोनों में आप छोड़ दीजिए तो इसमें वन आता है, यह अत्यंत सघन वन। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 70% से अधिक है। वनों का घनत्व कितना है,
70% से अधिक है। 8 राज्य है आपको सिक्किम मिलाकर पूर्वोत्तर राज्य में, उसमें से 2 राज्य छोड़ दीजिए तो उसमें बहुत अच्छा वन है, अत्यंत सघन वन। ठीक है, सघन वन की बात करें, यह अत्यंत सघन वन से थोड़ा सा कम डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर सॉरी बच्चों, करोड़ नहीं, लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं। याद रखेंगे कि कहेगा सघन वन का कितना है भारत में, तो लिखेंगे 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर यह फैला है सघन वन। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन विस्तार है। तो आप कॉलम बनाकर इसको भी याद कर सकते हैं। एक लिख सकते हैं आप, क्या है, वन का नाम, वन का नाम। दूसरा में लिख सकते हैं वन फैला कितना एकड़ में है, किस क्षेत्र में है, क्षेत्र लिख सकते हैं। यहाँ वन काम लिखिएगा अत्यंत सघन वन, चाहे सघन वन का उदाहरण देते हैं। फैला कहाँ है, यह सब लिख दीजिएगा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। और कितना एकड़ पर फैला हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 73.60 एकड़ पर। और किस क्षेत्र में, तो हम बता दिए। और यहाँ वनों का घनत्व कितना है, 72, तो वन का घनत्व भी आप लिख सकते हैं 62.99%, जबकि यहाँ 70% है। समझ गए, इतना बात आप एगो कॉलम बनाकर, चार्ट बनाकर चिपका लीजिए, देखते रहिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह काम आएगा। खुले वन क्या है, इस प्रकार के वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिले में इस एवं असम के 16 आदिवासी जिले में इस प्रकार के वन का विस्तार है। असम के आदिवासी जिले में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। आप इसका फैक्ट याद कर लीजिएगा, काफी है। समझ गए। झाड़ियां एवं अन्य वन हम देखेंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदान में वृक्षों का घनत्व 10% से कम है। यह कहां कहां फैला है, झाड़ियां एवं अन्य वन, तो याद ही रखेंगे यह 5 राज्य। समझ गए। इसके अंतर्गत 2.94 हेक्टेयर करोड़ भूमि आते हैं। यह 2.94 हेक्टेयर में लगभग 3 हेक्टेयर भूमि में यह लोग फैला है झाड़ियां वन, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। याद रखेंगे। मैंग्रोव तटीय वन, तट पर तटीय वन देखिए, भारत के दक्षिण भारत में तटिया है ना, यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक यह वन यहाँ पाया जाता है, यही तटीय वन कहलाता है। मैंग्रोव भी उसको कहते हैं। विश्व के तटीय वन का मात्र 5%, जिसमें भारत का आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, देखिए यह सब तट पर है। यहाँ से लिखिएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है। तो यह सब में आपका क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। दमन व द्वीप क्षेत्रों में शामिल है। यह देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.14% में फैला है, बहुत कम वन फैला है। तो प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार आप देख लेते हैं। यह तो हम लोग देखे थे कौनसी दृष्टि से, वनों के घनत्व के, डेंसिटी के सटा हुआ आधार पर। लेकिन अब हम उस पर जो प्रशासकीय, उसको नियंत्रण अधिकार यानी शासन करने की दृष्टिकोण से जो वन क्या कहते हैं, वन में आप घुस सकते हैं, वन आप काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, यानी नियम के आधार पर हम इसको बांटेंगे तो 3। एक होता आरक्षित वन, एक होता रक्षित वन, एक अवर्गीकृत वन होता है। तो इस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है वो जो वन जलवायु की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को वन काटने का अधिकार नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं काट सकते हैं, वह सरकार के अंदर में रहता है, वहां वन नहीं काटा जाता है, एवं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इस वन में ना तो लकड़ियां काटी जा सकती है और ना ही पशु चारण हो सकता है, ना ही आप पशु चरा सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु को नियमित रखने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन जीव के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों के सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देखिए, वन जीव और वन संरक्षण के लिए, वन को बचाने के लिए और वन जीव को बचाने के लिए, वन तथा वन जीव दोनों को बचाने के लिए यह आरक्षित वन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप
लकड़ी और वन को नहीं काट सकते हैं तो उसका घर नहीं उजड़ेगा, तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है, मूल्यवान चीज है। देश में आधे से अधिक वन 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। देश में आधा से यदि अधिक वन, कितना आरक्षित वन घोषित कर दिए कि आप वहां से नहीं काट सकते हैं, तभी ना वन और वन जीव की रक्षा कर सकते हैं। आरक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। जहां कुल वन के 75% है, कुल वन के 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी आरक्षित वन पाए जाते हैं। तो बिहार में बहुत कम वन पाया जाता है। जानते हैं आप, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% पर कम से कम वन होना चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलित रहता है, होना चाहिए, इतना आपका डाटा है। लेकिन भारत में मात्र 22% है, यह याद रखेंगे। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आरक्षित वन अब कहेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की भी सुविधा दी। देखिए, आरक्षित वन में कोई काटने का सुविधा नहीं था, लेकिन इसमें कुछ समय के लिए और कुछ दूरी के लिए कुछ इसमें खुली छूट दे देता है कि आप वन काट सकते हैं। इसलिए यह तो दिक्कत है वन के संरक्षण करने के लिए, वन के बचाव के करने के लिए, उसमें तो दिक्कत है थोड़ा सा जी, इसके अपेक्षा, समझ गए। तो यह वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 29% रक्षित वन है। रक्षित वन का भी सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी रक्षित वन पाए जाते हैं। यह सब एक फैक्ट है, फैक्ट की तरह आप लोग याद करेंगे, बढ़िया से कॉलम बना बना के याद करेंगे तो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए। आपको बहुत दिक्कत होगा अगर नहीं याद करेंगे, ठीक है। तो अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, तो हम कह सकते हैं वैसे सभी प्रकार के वन जो और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तिगत समुदाय के स्वामित्व में होता है। कोई व्यक्तिगत समूह है सरकार के रूप में हो और समुदाय में व्यक्तिगत भी, हमारा खेत में मान लीजिए आपके खेत में 5 बीघा में है वन, तो उसे अवर्गीकृत वन कहेंगे, समझ गए। तो उसका स्वामी कोई हो सकता है, या तो सरकार हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो कोई समुदाय के लोग हो सकता है, उसका मालिक, स्वामित्व मतलब मालिक। स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशु चराने का सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जब आपका खेत है, आप ही वन लगाए हैं, तो उसमें सरकार मना करेगा? नहीं करेगा, आराम से चरा सकते हैं, लकड़ी काटते हैं। इसके सरकार इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेती है। आपका वन है, आप काटिए, आपत्ति कीजिए, लेकिन रक्षित वन में अगर काटने का अधिकार भी है तो इसके लिए सरकार शुल्क लेगा। इसमें कोई भी शुल्क आपको नहीं लेगा, क्योंकि यह जिसका मालिक है, सरकार मालिक है, तो भी वह सरकार काट सकता है। अब कोई व्यक्ति मालिक है तो समझिए वह स्वामित्व है, तो वो अपना काट सकता है, इसका कोई शुल्क नहीं। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतम वन का क्षेत्र अवर्गीकृत, देखिए गुजरात में भी अवर्गीकृत क्षेत्र है और पूर्वोत्तर में 7 राज्य है, उसमें भी अवर्गीकृत क्षेत्र है। तो आप जान रहे हैं अवर्गीकृत क्षेत्र का 17% आपका यह है वन है अवर्गीकृत। वर्गीकृत कहते रक्षित कितना है? 29% रक्षित है, और बाकी जो है आपका यह 54% है। कौन? आरक्षित वन कितना प्रतिशत है? 54। यह आरक्षित है, यह क्या है? अवर्गीकृत। यह क्या है? प्रोटेक्टेड यानी रक्षित वन है। देखिए आरक्षित, रक्षित और अनप्रोटेक्टेड है, यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब इसका अवर्गीकृत रूप में 17% रखा गया है। इस प्रकार से वन का विभाजन किया गया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बिहार के वन संपदा की वर्तमान स्थिति देखेंगे। अब हम लोग बिहार में जो वन संपदा है उसका वर्तमान स्थिति देखेंगे। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI आप समझ लीजिए, इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन रहेगा आपका इस प्रकार के, बिहार के वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। तो आप वर्तमान स्थिति का आप वर्णन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से वर्णन कर सकते हैं कि बिहार, देखिए बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतम भूमि कृषि योग्य है। केवल
6764.14 हेक्टेयर में वन का क्षेत्र बचा हुआ है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। वैसे तो बिहार के 38 जिले में से 17 जिले से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नलंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जो लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बात आप ध्यान में रख सकते हैं बहुत ही सुंदर से। देखिए, बिहार का विभाजन कब हुआ था? आप जान रहे हैं झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? कोई बच्चा जान रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप जान रहे हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हो गया था। 2002 नहीं, बिहार झारखंड का अलग हो गया था। जब अलग हुआ है तब से यह बहुत सा वन संपदा बिहार से अलग हो गया। पहले बिहार में बहुत ज्यादा वन संपदा थी, और जब अलग हो गया तो बिहार में वन संपदा घट गया है। बिहार में क्या हुआ? वन संपदा बहुत ज्यादा घट गया, क्योंकि अलग होने से बिहार में वन संपदा क्या हो गया? बहुत ज्यादा घट गया। मात्र इतना एकड़ पर 6764.14 हेक्टेयर पर वन बचा है। और यह अधिकतम यहाँ जो है भी है कृषि योग्य भूमि है ज्यादा, और वहां कम है। समझ गए? यहाँ कृषि योग्य भूमि है। इतना बात आप याद रखेंगे। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति आप समझ सकते हैं, बहुत सुंदर से समझ सकते हैं। यहाँ कोई आपत्ति नहीं होगा। आपको समझ गए? तो आगे देखिए, हम पढ़ेंगे वन विनाश के प्रमुख कारण। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, वन विनाश के 2 कारकों को लिखिए। वन विनाश क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसको आपको वर्णन करना है। तो थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीवन में कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। और जीवन मतलब जीवन भर कुछ ना कुछ आपको देते रहता है। देखिए, जब पौधा छोटा रहता है तो आपको ऑक्सीजन देता है, बड़ा हो जाता है तो फल देता है, बूढ़ा होकर सूख भी जाता है तो आपको लकड़ी देता है, पलंग कुर्सी बनाते हैं आप लोग। जीवन भर वह कुछ ना कुछ आपको देते रहता है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं देता है। तो इतना बात याद रखेंगे। परंतु मानव ने अपनी लालसा और लिप्सा के लिए, मतलब अपना शौक मौज के लिए पूर्ति हेतु इस प्राकृतिक उपहार का दुरुपयोग किया है। वन विनाश के प्रमुख कारक इस प्रकार है। बढ़ती जनसंख्या के लिए, देखिए जब जनसंख्या जब वृद्धि हुआ तो वन का विनाश होगा, क्योंकि आवास बनेगा, आपका भोजन बढ़ाना होगा। कृषि करने के लिए वन का विनाश करना ही पड़ेगा आपको, वन को आप समाप्त करना ही पड़ेगा आपको। समझ गए? तो इतना बात आप याद रखेंगे। तो बढ़ती जनसंख्या से ही जनसंख्या वृद्धि होगा आपका, तो वन कटेगा ही, वन का कटेगा ही। तो यह बात आप याद रखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होगा तो भोजन के लिए आप कृषि योग्य जमीन बनाएंगे। तो कृषि योग्य जमीन बनाएंगे तो उसमें आवास अगर बनेगा तो आवास में भी आपको क्या होगा? आवास में भी आपको लकड़ी चाहिए, घर चाहिए, पलंग चाहिए, चौखट चाहिए। तो उसमें लकड़ी को आपको काटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वन विनाश का आपका यह कारण होगा, कारण नहीं होगा। बढ़ती जनसंख्या वन विनाश का कारण हो गया। और कह सकते हैं शिक्षा, नए नए उद्योग आदि का विकास करना अति आवश्यक था। फलता वनों का सफाई करके सारी व्यवस्था की गई, वनों के काट करके। अब कहते हैं पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चरण। आप पशु को खोल दीजिएगा, देखिएगा वन में चल जाएगा और छोटा छोटा पेड़ है उसको कुचल देगा, तो वन तो संपदा समाप्त होगा कि नहीं होगा? दूसरा कारण ही हो गया। तीसरा लिख सकते हैं भारत में वनों को ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण कृषिगत भूमि भी है। उसको कृषिगत भूमि में, देखो वन को काटकर कृषिगत भूमि में बदला जाता है, क्योंकि कृषि अब हमको ज्यादा आवश्यकता हो गया है। पहले कम जनसंख्या था तो कम खपत होता था, अब जनसंख्या बढ़ गया तो कृषि योग्य भूमि तो ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए वन का ह्रास हो रहा है। सबसे कारण यह है। नदी घाटी परियोजना का कारण भी वन का विनाश किया जा रहा है। तेजी से खनन कार्य भी वनों का ह्रास का ही कारण है। ह्रास मतलब होता है समाप्त, समझ गए, विलुप्त होना। यातायात के साधन और इलेक्ट्रॉनिक युग में सड़कों का जाल, चाहे रेलवे ट्रैक बिछाना, सड़क बनाना परम आवश्यक है। अतः इसके लिए नव निर्माण के लिए भी वन का सफाई कर दिया जाता है। अगर रेलवे का ट्रैक बन रहा है, सड़क बन
बन रहा है तो बीच में कहीं बन मिल गया तो उसको तो काटना ही होगा। तो वन का यह जो है ना विनाश का यह सब कारण है। आप 2 कम से कम याद रखेंगे, हो सकता है तो 5 भी आप याद रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे वन जीव के ह्रास के प्रमुख। देखिए वन के हम क्यों विलुप्त हुआ इसका कारण बताए, क्यों विलुप्त हो रहा है वन, क्यों समाप्त हो जा रहा है इसका कारण बता दिए। अब वन जीव क्यों विलुप्त हो रहा है उसका कारण भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। तो वन जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारण है। क्या क्या कारण है यह देख लिए। वन जीव के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों को अंधाधुंध कटाई है। आप सुनिए, आपके घर उजाड़ देगा तो आप रहिएगा, नहीं रहिएगा। तो वन जीव कहाँ रहता है, वन में रहता है, तो वन ही उजाड़ दीजिएगा तो वह वन जीव रहेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वन जीव को समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण है कि वनों को अत्यधिक कटाई करना, अंधाधुंध कटाई करना, जिससे इसका आवास छिन गया और वे बेघर हो गए। तो वन जीव तो घटेगा ही। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चरण, पालतू पशु को आप अनियंत्रित चराइएगा तो भी वन समाप्त होगा। एवं विभिन्न तरीके से वन संपदा का दोहन हुआ जो वन जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने का कारण बना। देखिए वन जब समाप्त हो जाएगा तो वन जीव का ह्रास होगा ही। यहाँ भी दोनों एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक निर्माण एवं नगरीकरण के कारण अन्य वन जीवों का भी ह्रास हुआ। रेल मार्ग बनाए तो कितने वन का बीचे बीच ले जाना था तो कितना वन का नाश हो गया, तो वन जीव भी नाश हो गया। विनाश होने का मुख्य कारण लगभग वन का विनाश होने के कारण और वन जीव का विनाश होने के कारण सेम है, क्योंकि अगर वन ही नहीं रहेगा तो वन जीव कहां से रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों का लगभग सेम है, यह याद रखेंगे। वन जीव के शिकार और उसके व्यापार से भी वन जीवों को ह्रास तेजी से होती है। उसका शिकार भी कुछ लोग अपना लोभ और लालच के कारण, देखिएगा कि बाघ को भी मारकर उसका खाल बेच देता है, लाखों में बिकता है। उसी प्रकार से वन जीव इसमें विलुप्त होते जा रहा है, यह भी याद रखेंगे। अब हम समझेंगे वन जीव के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार पर। देखिए प्रदूषण, वन जीव जो ह्रास हो रहा है उसमें प्रदूषण जनित समस्या जो उत्पन्न हो रहा है उस पर विचार प्रकट करना है। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन में, वन जीव के ह्रास यानी विलुप्त होने में वनों की कटाई के बाद प्रदूषण दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए वन जीव जब कम होगा, क्यों कम होगा, वनों की कटाई करने से वन जीव कम होगा। और जब वन जीव कम हो गया तो वन कम हो गया, वन की कटाई से वन कम हो गया तो आपका ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा प्रदूषण, सबसे बड़ा आपका वायु प्रदूषित हो जाएगा। प्रदूषण से न केवल हम मानव बल्कि वन जीव भी प्रभावित होता है, तो वहां का वन जीव भी प्रभावित होता है। जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं रेडियो धार्मिक प्रदूषण से वन जीवों का काल, प्रजनन शक्ति, आवास, भोजन आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका ह्रास होता है। समझ गए, ह्रास मतलब विलुप्त होता है। वन जीव को ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर हम लोग विचार कर देंगे कि जब वन अगर खत्म हो जाएगा तो वन जब खत्म होगा तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आएगा कि वहां की प्रदूषण की समस्या आएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे वनों के पर्यावरणीय महत्व, पर्यावरणीय महत्व को देख लेते हैं। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत सुंदर से हम कर सकते हैं वन के पर्यावरण। देखिए वन नहीं रहेगा हमारा पर्यावरण में बहुत ही दूषित हवा फैल जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। समझ गए, तो इसका महत्व बहुत है। तो हम लिख सकते हैं वन मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। आदिकाल से ही वन और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में इसका महत्व और भी बढ़ गया जाता है, क्योंकि वन न केवल वर्षा में ही सहायक है
बल्कि जलवायु नियंत्रण, आहार श्रृंखला, ईंधन, फर्नीचर आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्यों में भी सहायक है। वन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। न केवल हमारा वर्षा देता है, वन से हम अपना फर्नीचर बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, ईंधन भी होता है, आहार होता है। आप वन से आपका फल लग रहा है, आम, लीची, उसको भी आप खा सकते हैं। आपका जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर वन ही नहीं रहेगा तब का वर्षा नहीं होगा। यह सब कारण है और कहा जाता है जीवन उपयोगी कार्यों में भी ये सहायक है। यदि 33% वन, अभी कुछ ही देर पहले आपको बताए थे, वन कितना होना चाहिए कुल भौगोलिक क्षेत्र पर। आपके पास 3 एकड़ भूमि है ना, तो 1 एकड़ में कम से कम वन होना चाहिए, तभी यह संतुलित रहेगा। तो कहा जाता है 33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से वन रहे तो समय पर वर्षा होगा, मिट्टी अपरदन पर रोक लगेगा। अपरदन मतलब मिट्टी कटाई पर रोक लगेगा। अगर वन रहेगा तो उसका जड़ मिट्टी को पकड़ कर रखता है, मिट्टी को भागने नहीं देगा कितनो वर्षा होगा। एवं अन्य आपदाओं को कम करने भी सिद्ध होता है। तो वन हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, ना ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी वन हमको बहुत सहायता करेगा। और आने वाला समय में शुरू से लेकर आज तक वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाते आ रहा है। अब हम आएंगे कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। देखिए, कैंसर जैसे घातक रोग जो कि लाइलाज है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, वह वन से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पौधा एक लगा हुआ है, इसी पौधा से आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं। देखिए कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है कि समय पर यदि पता ना चले तो वह लाइलाज हो सकता है, मतलब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। चूंकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु फिर भी भारतीय औषधियां जगत में के अनुसार एक विशेष प्रकार के टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि, देखिए ये टैक्सोल का पौधा है जो कैंसर रोधी औषधि बनता है। टैक्सोल के पौधा से क्या बनता है? कैंसर। याद रखेंगे कैंसर के रोग के उपचार के लिए कौन सा पौधा का उपयोग किया जाता है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे टैक्सोल के पौधा, ठीक है, के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सोल बेटा एवं सभी फोलियों से प्राप्त किया जाता है। इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए, वन और वन्य जीव की संरक्षण के बात करें हम लोग। अब वन्य जीव और वन को कैसे बचाव करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, वन और वन्य जीव के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करें। आप देखिए, जानते हैं आप शुरू से मान्यता है तो धार्मिक का प्राचीन काल की बात हम आपको ले चलते हैं। जिस समय समझिए ऋषि मुनि काल से बात कर रहे हैं, उस समय लोगों ने सोचा होगा वन को कैसे बचाया जाए, तो कुछ रीति रिवाज लग दिया कि तुलसी को कभी नहीं काटना चाहिए, उसको पूजना चाहिए, जो कि तुलसी ऑक्सीजन देता है। पीपल को पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बरगद के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, जो हमको देवता लोग नाराज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वह जो है आपको शुद्ध ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण को संतुलित करके रखता है और विशाल होता है पीपल का वृक्ष, इसलिए ऐसा धार्मिक रीति रिवाज बनाया है ताकि यह पर्यावरण संतुलित रहे। समझ गए? तो हम वही चीज लिखेंगे, वन एवं वन्य जीव को संरक्षण में आदि काल से ही हमारे देश में अनेक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। वन्य जीव तथा वन को बचाना, देखिएगा कोई कोई जीव को कहा जाता है नहीं मारिए क्योंकि यह देवता है, देवता समान है। वृक्ष को नहीं काटिए क्योंकि इस पर देवता का निवास करता है। समझ गए? तो उसको पूजा लोग करते हैं, तुलसी भगवान की पूजा करते हैं न, तब यही रीति रिवाज है। तो आज भी इनमें से कुछ बहुत देश अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, न केवल रीति रिवाज बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी उसके साथ है। समझ गए? गाय के हम लोग हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व देते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। गाय को घर का पहला आहार दिया जाता है, तो देखिए उसको तो सुरक्षा करते हैं हिंदू लोग इसको पूरा सुरक्षा गाय के करते हैं, माता समझते हैं, गाय हमारी माता है। और आंवला, नीम, पीपल, बरगद, तुलसी आदि वृक्षों को भी पूजा करते हैं। आप
जान रहे हैं, कर भी रहे होंगे आप लोग। वन और वन जीव के लिए संरक्षित वृद्धि और विकास हेतु वृक्षों के वृद्धि के समय जंगल में लोग नहीं जाया करते थे, लोग नहीं जाया करते थे। पहले यह भी धार्मिक प्रवचन था, जब कहीं वन लगा हुआ है तो वहां पर आप जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए तब तक वहां पर न मत जाइए, या देवता लोग गुस्सा जाएगा, ऐसा मान्यता था। अब तो लोग चल जाता है, समझ गए, अब तो लोग चल जाता है। यह सब रीति रिवाज था, याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे वन्य जीवों को संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का वर्णन करें। तो हम कहेंगे वन्य जीव के संरक्षण के लिए 3 संरक्षित क्षेत्र में बांटा गया है, याद रखेंगे। कितना वन्य जीव को बचाने के लिए कितना क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में। राष्ट्रीय उद्यान, बिहार एवं अभ्यारण्य, जैव मंडल। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिसको नेशनल पार्क भी कहते हैं। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों को प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादन को एकत्रित करना, पशु चारण तथा निर्माण कार्य। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 85 है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में आप कृषि नहीं कर सकते हैं, वन उत्पादन को तोड़ नहीं सकते हैं, उसमें पशु नहीं चरा सकते हैं, वह संरक्षित क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान। हमारे देश में कितना राष्ट्रीय उद्यान है? 85 है, बहुत सुंदर से याद रखेंगे। दूसरा हम समझे बिहार एवं अभ्यारण्य। यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पादन एवं एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट रहती है, कुछ छूट रहती है। बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान इसके लिए चिन्हित किया गया है। किसके लिए? यह बिहार अभ्यारण्य के लिए कुशेश्वर स्थान जो है आपका दरभंगा में, और कांवर झील बेगूसराय को यह चिन्हित किया गया। तो आपको यह भी पूछ सकता है और पूछा गया है, कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में, और कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो दरभंगा में, याद रखेंगे। जैव मंडल में आप देख लेते वह क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवंशिक विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है, जबकि भारत में इनकी संख्या कितना है? 14 है। तो जैव मंडल भारत में कितना है? तो 14 है। आप बड़ी बहुत ही याद रखेंगे, समझ गए। अब एक बात समझिए, रेड डाटा बुक क्या है, यह भी आप बहुत सुंदर से समझ सकते हैं। रेड डाटा बुक आप बहुत सुंदर से समझ सकते हैं। देखिए ये ऐसा हम कह सकते हैं, रेड डाटा के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, जो पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है, जो पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है, अब उसको यदि हम उसका नाम कोई बुक में लिख देते हैं तो उसी को हम कहते हैं रेड डाटा बुक। समझ गए? उसको हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो पृथ्वी पर पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए सूची बनाई जाती है, उसी को हम रेड डाटा बुक। देखिए पशु पक्षी जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसका नाम कोई बुक में लिख दिया जाता है, उसे हम रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करता है। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। तो IUCN का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाएगा, याद रखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन नेचर है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। कहेगा IUC का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड डाटा बुक किसने जारी करता है? यह चारों सवाल आप बहुत सुंदर से याद रखेंगे। रेड डाटा बुक में सामान्य प्रजातियों में के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। रेड डाटा बुक में कौन सामान्य जातियों का वर्णन किया जाता है? जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसका नाम लिखा जाता है। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित होता है। इसमें जो संकटग्रस्त, जो समाप्त होने वाला है, उसमें लिखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान एवं उसके संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित देना है। यह रेड डाटा का मुख्य काम है, जो
जो संकटग्रस्त प्रजाति है, जो अब नहीं दिख रहा है, उसको पहचान करना हो, उसको बचाव, संरक्षण मतलब उसको बचाव से संबंधित आप लोग कोई कार्यक्रम कीजिए, योजना बनाइए कि वो उसका जनसंख्या में वृद्धि हो। समझ गए, यह बात समझ लीजिए। अब आपका यह भी इंपॉर्टेंट है, टाइगर प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर भी कह सकते हैं, या तो नहीं कहिएगा बाघ परियोजना क्या है। बहुत सुंदर चीज है यह, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देर आप गहन से सुनिए, आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मात्र 3 4 5 स्लाइड आपका है। चिपको आंदोलन, यह अंतिम सवाल है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, समझ गए। 3 4 सवाल बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम बहुत कम समय में स्पीड बोलकर हम आपको समझा देते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अभी नहीं समझ पाया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत पुनः देख लीजिए। आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, यूट्यूब है, ये कोई ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि एक बार बोल दिए हो गया। आप कोई बार बार रहेगा, आराम से देख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग, आपका जो बच्चा जान रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं, दूसरे जगह से पढ़ लिए हैं, एक बार देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत सुंदर से। देखिए आगे, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है टॉप करने वाला बहुत कुछ नहीं पढ़ता है, कम चीज को बार बार पढ़ता है, वही अक्सर सफल होता है। समझ गए, यही बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा। बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट विश्व के बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है, विश्व के सबसे बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है, याद रखेंगे। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हो। कई बार पूछा है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत किया गया है, या बाघ परियोजना कब, तो 1973 में, याद रखेंगे। वन्य जीव संरचना में बाघ मतलब टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में इसको बचाने के लिए ये परियोजना लाया भारत सरकार, इसलिए यह बताया जाता है। अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ से बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 5500 से घटकर 1827 रह गई। आप जानते हैं 20वीं शताब्दी 1900 से 1999 के बीच में जब देखा गया, पहले 5500 बाघ था, लेकिन घट के कितना हो गया, 1827 हो गया। तो देखिए कुछ ना कुछ बाघ के लिए तो करना पड़ेगा, इतना जाति घट गया उसका। तो बाघों की मार कर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, आवासीय स्थल जो समाप्त हो गया, जंगल कट गया, तो भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजाति की संख्या कम होना। देखिए जंगल समाप्त कर दिया तो बाघ तो भोजन करता है छोटा छोटा जंगली जीव को, तो वह भी समाप्त हो गया, तो बाघ की संख्या घटेगा कि नहीं घटेगा। जनसंख्या में वृद्धि बाघों को घटती संख्या में मुख्य कारण है। जनसंख्या में, आदमी की जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो बाघों को घट गया, बाघ घट गया। उसको कोई व्यक्ति लोभ के कारण जंगल काट रहा है तो जंगली जीव खत्म हो रहा है, तो बाघ को खाना खत्म हो गया तो बाघ भी खत्म हो गया। समझ गए, यह सब मुख्य कारण है। बाघों के खाल का व्यापार और उसकी हड्डी का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। टाइगर जो है ना, बाघ जो है ना, विलुप्त होने के कगार पर क्यों पहुंच गई है, लोग उसको मारकर खाल और हड्डी एशियाई देशों में बेचता है। चूंकि भारत के नेपाल दुनिया कि 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध कराते हैं, तो 2/3 भारत और नेपाल दोनों मिलकर करता है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने को प्रयास नहीं है, अपितु या कहिए बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। ये वो बाघ को बचाने के लिए नहीं है, यह बहुत बड़ा जैव जगत में जो जाति है उसको बचाना है। उत्तरांचल में, उत्तरांचल मतलब हो गया उत्तराखंड में कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है। यह सब बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कौन है, मध्य प्रदेश में क्या है, और देखिए जहां जहां यह सब याद है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, देखिए आपको
एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। केरल में कौन सी बाघ प्रोजेक्ट है चल रहा है, तो कहिएगा पेरियार। और कहेगा मानस कहां पर है, तो यह मानस की बात करें तो असम में है, समझ गए। सरिस्का कहां पर है, तो राजस्थान में है। यह थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हाईलाइट कर करके आप कॉपी में लिखिए, हाईलाइट करके उसको बार बार देखिए, याद कीजिए, हो जाएगा। आगे आइए, 10 लुप्त यानी विलुप्त कह सकते हैं, यहाँ विलुप्त जोड़ दीजिए। 10 विलुप्त होने वाले पशु का नाम आप लिख सकते हैं, जो कि अब आपको नहीं दिखाई देता होगा, पहले दिखाई देता था, ठीक है। भारत वनस्पति जगत में देखिए यह सब फिगर है, आप देख सकते हैं, यह विलुप्त होने वाली कगार पर है, यह सब जाति। बारहसिंगा है और भी पशु है, आप लिख सकते हैं। विश्व का 8वां स्थान रखता है, परंतु विश्व के धार में बहुत सारे पशु विकास के, सॉरी प्यारे बच्चों, विकास मतलब डेवलपमेंट के आर में या धार में कहिए, बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसे आप कहिएगा चित्तल, कृष्ण मृग, कस्तूरी मृग, भेड़िया, नीलगाय, बारहसिंगा, चीता, गोंडा, गीद, सिंह। पक्षियों में अगर बात करें हम लोग, हंसबार, हवा, सील, सारंश, श्वेत सागर, सुबूसर, बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर एवं लाल सांगा इत्यादि है। तो आप आराम से इतना लिख सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं होगा। बारहसिंगा ये है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भारत में 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम लिखें, तो आपका यह 2 नंबर पक्का है, बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। यूनेस्को के सहायता से भारत में 4 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, बहुत सुंदर से याद रखेंगे। भारत के जैव मंडल क्षेत्र नीलगिरी है, जो 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका फैलाव तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक है। दूसरा रिजर्व जैव मंडल क्षेत्र नंदा देवी है, जो 2236.74 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड में फैला है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में फैला है। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला है। इतना बात याद रखेंगे। चलिए आगे, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। तो जैव विविधता का तात्पर्य किसी खास देश में जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों से लगाया जाता है। हमारा देश भारत जैसे विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। वर्तमान समय में विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या यहाँ पाई जाती है। जैव विविधता राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। इससे हमें परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ मिलते हैं। मानव के भोजन पूर्णतः जैव संसाधन से प्राप्त होता है। बहुत सुंदर से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत सुंदर से। देखिए आगे हम थोड़ा वो इधर भी है आपका। इसी प्रकार विकसित पौधे एवं घरेलू जानवरों को कुशल नस्ल आधुनिक क्षेत्रों की रीढ़ मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं, अगर नहीं रहेगा रीढ़ की हड्डी तो आदमी खराब ही नहीं हो पाएगा। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधि उपयोग में होता है, हम बताए थे। जैसे मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक में, लिक्यूनाइड का उपयोग मलेरिया के लिए, टेक्सोल हम बता चुके हैं टेक्सोल किसमें काम करता है आपका, तो टेक्सोल कैंसर रोधी पौधे के रूप में काम करता है। यह भी बात आपको हम बता चुके हैं बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम आपको बता चुके हैं। जैसे हम कह सकते हैं चिपको आंदोलन क्या है, तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड। देखिए यह आपको कई बार बताए हैं और इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन हुआ था का, मान लो ये वृक्ष है ना उत्तराखंड में, वहां का सरकार ने सब ठेकेदार को वृक्ष काटने का अथी दे दिया था, ठिक्का दे दिया था। तो इसलिए यहाँ पर महिला चारों बगल वृक्ष के चिपा होकर खड़ा हो गया और बोला कि ठेकेदार को पहले हमको काटो, उसके बाद हम वृक्ष को काटने देंगे। उसी को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, याद रखेंगे बस। देखिए उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ये नेता था उसका, अनपढ़ जातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदार को कुल्हाड़ी के हरे भरे पौधे को काटने को देख
कर बचाने के लिए अपने आगोश में, गुस्सा में पेड़ पौधे के घेर कर उनकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहते थे। पेड़ पौधे के घेर कर और कहते थे मुझे काटो, उसके बाद वन काटेगा, वृक्ष काटेगा। इसी को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। यह आपका अंतिम सवाल होगा। मानव क्रियाएं किस प्रकार की प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारण है? देखिए, मानव का जो क्रियाकलाप है प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जात के विलुप्त होने और उसको नष्ट होने का ये कारक है। कैसे बताना है आपको? मानव क्रियाएं प्राकृतिक, वनस्पति एवं प्राणी जगत के ह्रास का कारण बने हैं। यदि अभी भी मानव सचेत नहीं हुआ तो इसके विनाश के साथ साथ मानव का भी विनाश हो जाएगा। अभी भी मानव अगर सचेत नहीं हुआ तो प्राकृतिक वनस्पति अगर विनाश हो जाएगा तो मानव भी विनाश हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में मानव ने अपने बसाव उद्योगों को स्थापना, विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए जंगलों को सफाई किया, जिससे बहुत सारे वनस्पति और वन प्राणी विलुप्त हो गए। ऐसे कुछ विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए और कतई विलुप्त होने के कगार पर भी पहुंच गए। 20वीं शताब्दी एवं 21वीं शताब्दी में जानवरों की तेजी से आयात निर्यात का कार्य शुरू किया गया, जिससे प्राणी जात का ह्रास हुआ। मानव ने अपनी लोभ और लालसा की पूर्ति हेतु न केवल वन प्राणियों को निर्मम हत्या की, बल्कि उसका अपने देश से दूसरे देशों में बेचने का भी काम किया, जिससे यह हुआ। और जानते हैं, जब वन और वन्य प्राणी नहीं रहेगा तो मनुष्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इतना बात आप जानते हैं। अब जो चीज पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग बता देते हैं। बस यह चैप्टर को समाप्त कर देंगे। यह पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है देश में? तो 10वां याद रखेंगे। यह 10वां नंबर पर आता है विश्व में, तो याद रखें। बिहार के कितने जिले में वन क्षेत्र समाप्त हो गया? तो 17 जिले में समाप्त हो गया और कुल 38 जिले हैं। तो आप समझिए 17 घटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। मात्र 21 जिला में आपका वन बचा हुआ है। 17 जिला में पूरा बिहार में समाप्त हो चुका है, याद रखेंगे। भारत के 188 आदिवासी जिले में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह भी हम बोले थे 60.11% पढ़ा चुके हैं, याद रखेंगे। नदी घाटी परियोजना का कब शुरुआत हुआ? 1952 में। भारत में कितने सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं? 14 पढ़ चुके हैं हम लोग। कुशेश्वर पक्षी कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार कह सकते हैं, अभयारण्य होगा। किस जिले में है? तो दरभंगा में। कुशेश्वर दरभंगा में। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973। आगे, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ? उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल प्रदेशीय जिला में 1972 से। ठीक है। भारत का पहला जैव मंडल क्षेत्र कौन से है? नीलगिरी। ठीक है। दूसरा नंदा देवी बताए थे। भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो 68 करोड़ हेक्टेयर पर वन का विस्तार है। वन विश्व के नजरिए में विश्व का पहला देश कौन है जिसमें सबसे ज्यादा वन है? तो रूस में है, याद रखें। इतना ही क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।